हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस वीडियो में। हम लोग टोटल 3 टॉपिक्स को कवर करेंगे। सबसे पहले इरेशनल नंबर क्या होते हैं, उसके बाद रियल नंबर क्या होते हैं और कैसे इरेशनल नंबर को आप लोगों को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। ये तीनों ही टॉपिक आप लोगों के एक्सरसाइज 1.2 से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस वीडियो में आप लोगों को जितने भी नोट्स दिखाई देंगे वो सारे के सारे नोट्स की लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो वहाँ से सबसे पहले आप लोग इन नोट्स को डाउनलोड कर लेना और अगर आप लोग एग्जाम में भी इसी नोट से प्रिपरेशन करके जाते हो तो आप लोगों को बाहर से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन ज़रूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर मैं क्लास 9 से रिलेटेड सारे के सारे टॉपिक्स अपलोड करने वाला हूँ, तो ताकि आप लोगों को सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आए और आप लोग सारे वीडियोज़ को अच्छे से देखकर पढ़ाई कर सको। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लोगों को पढ़ना है इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, इससे पहले की अगर वीडियो आप लोगों ने देखी होगी तो उसमें मैंने समझाया था कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जिनको हम लोग P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं उनको हम लोग सिंपली क्या बोलते थे, रेशनल नंबर। लेकिन ऐसे भी तो कुछ नंबर होंगे ना जिनको हम लोग P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो उनका क्या नाम होगा? तो उनको नाम दिया गया इरेशनल नंबर। ठीक है, तो ऐसे कौन से नंबर होंगे? सबसे पहले अगर रेशनल नंबर आपको याद नहीं है तो जैसे कि 4/1, तो ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या कहते थे, रेशनल नंबर। जिनको हम लोग P/Q के फॉर्म में लिख सकते थे उनको हम लोग यहाँ पर कहते थे रेशनल नंबर। अब उसके बाद आता है यहाँ पर इरेशनल नंबर्स। तो इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स, ध्यान से सुनना मेरी बात, ऐसे नंबर्स जिनको हम लोग P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ऐसे नंबर को हम लोग क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर। तो ऐसे कौन से नंबर होंगे? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो मैंने एग्जाम्पल लिखे हुए वो है √2, √3, पाई और 0.10110110 इस तरीके से डेसिमल के बाद डिजिट्स ख़त्म ही नहीं हो रहे। तो अब आप लोग पूछोगे कि √2 को क्यों हम लोग P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते? तो उस चीज़ को समझाने के लिए यहाँ पर आप लोगों को मैं एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि अगर यहाँ पर मेरा डेसिमल नंबर है 4.12, ठीक है, अगर इसको मेरे को P/Q के फॉर्म में लिखना होगा तो मैं कैसे लिखूँगा? सबसे पहले 412 और ये डेसिमल नंबर हम लोग हटाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर नीचे डिनोमिनेटर में क्या लिखते हैं, 1, और यहाँ पर जितने भी डिजिट होते हैं आफ्टर डेसिमल उतने ज़ीरोज़ हम लोग यहाँ पर लगा देते। तो इस तरीके से मैंने इस डेसिमल नंबर को क्या किया, ये हमारा हो गया P और ये हमारा हो गया Q। तो अगर डेसिमल नंबर के बाद डिजिट्स फिक्स हो, हम लोगों को पता हो कि कितने डिजिट है डेसिमल नंबर के बाद, तो उस नंबर को हम लोग आसानी से P/Q के फॉर्म में लिख देंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में या तो हम लोग 100, 1000 जितने भी डिजिट होंगे उस तरीके से हम लोग क्या कर देंगे, उसको रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पर अभी 4.12 को रिप्रेजेंट किया, उसी तरीके से आप लोग बाकी नंबर को भी रिप्रेजेंट कर सकते हो अगर डेसिमल के बाद डिजिट्स फिक्स हो। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर देखो √2 की जो वैल्यू होती है वो अगर आप लोग नेट पे या कहीं पर भी सर्च करोगे तो √2 की जो एक्चुअल वैल्यू होती है ना वो होती है 1.4142, इस तरीके से 113। ऐसे डेसिमल के बाद जो डिजिट्स होते हैं वो ख़त्म ही नहीं होते। ठीक है, तो जब तक डेसिमल के बाद जो डिजिट्स होते हैं वो ख़त्म नहीं होंगे, मतलब फिक्स नहीं होंगे, तो कैसे हम लोग उस नंबर को ऐसे डेसिमल को हटा के डिनोमिनेटर में क्या लिखना है वो हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे? वो हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते। इसलिए √2 को हम लोग कभी भी P/Q के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे। इसलिए √2 को किस में कंसीडर किया जाता है, इरेशनल नंबर में कंसीडर किया जाता है। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ अच्छे से समझ आ गई होगी। शायद हो सकता है आपको एक और डाउट हो, तो डायरेक्टली हम लोग √2/1 क्यों नहीं लिख देते, तो ये P/Q के फॉर्म में क्यों नहीं हो जाता? तो ऐसा हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि रेशनल नंबर की जो 2 कंडीशन थी वो क्या थी, P और Q सबसे पहली कंडीशन थी, P और Q क्या होने चाहिए, हमारे यहाँ पर इंटीजर होने चाहिए। तो डायरेक्टली अगर आप लोग √2 लिख दोगे तो √2 तो इंटीजर में काउंट नहीं होगा। तो √2 की सबसे पहले हम लोगों को क्या पता होनी चाहिए, वैल्यू पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले √2 की हमारी यहाँ पर क्या वैल्यू थी, 1.4142113। ऐसे डेसिमल के बाद बहुत सारे डिजिट्स आते हैं, डिजिट्स कभी ख़त्म ही नहीं होते। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग उसको कैसे डिनोमिनेटर में उसके कितने लिखना है, 1000 लिखना है, 100 लिखना है, क्या लिखना है, वो डिसाइड नहीं कर सकते। इसलिए हम लोग कभी भी उसको
किस में नहीं लिख सकते, P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। और ऐसे भी हम लोग उसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते क्योंकि √2 यहाँ पर हमारा इंटीजर नहीं होता है, तो इसलिए √2 यहाँ पर क्या नहीं है, रेशनल नंबर नहीं है, इसलिए √2 को हम लोग हमेशा इरेशनल नंबर में काउंट करेंगे। इसी तरीके से √3 की भी जो वैल्यू है वो भी इसी तरीके से वैल्यू आएगी, डेसिमल के बाद डिजिट्स आपके ख़त्म ही नहीं होंगे, तो आप लोग उसको P/Q के फॉर्म में कभी भी नहीं लिख पाओगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो पाई है ना, पाई, अब आप लोग बोलोगे कि पाई की तो वैल्यू 22/7 है, उसको तो हम लोग P/Q के फॉर्म में लिख सकते, उसको हम लोग क्यों रेशनल नंबर में काउंट नहीं करते, तो ये चीज़ अभी आपको लोगों को मैं नेक्स्ट स्लाइड पर समझाऊंगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैंने एक डेसिमल नंबर का भी एग्जाम्पल लिया है, तो जैसे कि देखो यहाँ पर भी अगर मैं इस डेसिमल पॉइंट को हटा दूँ, ठीक है, तो लेकिन डिनोमिनेटर में क्या लिखूँ, अगर डेसिमल पॉइंट को हटाने के बाद डिजिट्स फिक्स हो तो हम लोग डिनोमिनेटर में डिसाइड कर सकते हैं कि मैं 100 लिखूँ, 1000 लिखूँ, कि जितने डिजिट होंगे उतने जीरो में नीचे ऐड करके डिसाइड कर सकता हूँ कि मैं डिनोमिनेटर में क्या लिखूँ, तो वो P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन जब तक यहाँ पर मेरे डिजिट्स ही डिसाइडेड नहीं है कि कितने डिजिट्स है डेसिमल के बाद, तो वो उसके डिनोमिनेटर में हम लोग कितने लिखे, क्या लिखे, 1000 लिखे, 100 लिखे, क्या लिखे, वो हमारा कभी भी फिक्स नहीं होगा, हम लोग लिख ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए ऐसे डेसिमल नंबर्स जिनके आफ्टर डेसिमल पॉइंट बहुत सारे डिजिट हो, मतलब वो डिजिट्स खत्म ही ना हो, तो ऐसे डेसिमल नंबर्स भी किस में काउंट होंगे, इरेशनल नंबर में काउंट होंगे। तो आई होप आप लोगों को ये तीनों एग्जाम्पल अच्छे से समझ आ गए होंगे। और देखो ये तीनों एग्जाम्पल की वैल्यूज़ वगैरह आपको याद नहीं रखने, आपको सिर्फ सिंपल इतना याद रखना है कि इरेशनल नंबर क्या होते हैं। तो आप लोगों को कोई पूछे कि इरेशनल नंबर क्या होते हैं, तो सिंपली आप लोगों को बता देना है ऐसे नंबर्स जिनको हम लोग P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, उनको हम लोग क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर कहेंगे, ठीक है। अगर आप लोगों को यहाँ पर डेफिनेशन के हिसाब से देखना है तो यहाँ पर नंबर्स दैट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q, जिसको हम लोग ऐसे नंबर्स जिनको हम लोग P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो हमारे क्या हो जाएंगे, यहाँ पर इरेशनल नंबर हो जाएंगे, ठीक है। और P और Q हमारे क्या होने चाहिए, इंटीजर, और Q नॉट इक्वल टू 0, तो ऐसे नंबर को हम लोग क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर कहेंगे, ठीक है। अब एक और एग्जांपल है जिससे आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर होगा। सबसे पहले यहाँ पर जैसे कि अभी हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया कि हमारे जो √2, √3 ये चीज़ें हमारी क्या थी, इरेशनल नंबर, ठीक है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे तो फिर √4 क्यों इरेशनल नंबर नहीं है, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि √4 क्यों इरेशनल नंबर नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़, अगर आप लोग √4 को सॉल्व करने जाओगे तो यहाँ पर कैसे सॉल्व करोगे, आप इसको 2 × 2, तो यहाँ पर एक 2 क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, मतलब √4 की जो वैल्यू होती है ना वो क्या आएगी यहाँ पर 2, तो वो वैल्यू यहाँ पर फिक्स है। इसलिए अब इसको 2 को अगर हम लोग डिनोमिनेटर में 1 लिख देंगे, क्योंकि किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में हम लोग 1 लिख सकते हैं, तो यहाँ पर अगर 2 सिंपल वैल्यू आ जाएगी तो डिनोमिनेटर में 1 अपने आप हम लोग लिख सकते हैं और ये P/Q के फॉर्म में हो जाएगा। लेकिन जो √2 की वैल्यू आ रही थी वो आ रही थी यहाँ पर 1.4142, इस तरीके से ख़त्म ही नहीं हो रहे थे डिजिट्स, इसलिए हम लोग उसको P/Q के फॉर्म में नहीं लिख पा रहे थे, इसलिए हम लोगों ने √2 को क्या बोला, इरेशनल नंबर। √3 को भी इसी तरीके से इरेशनल नंबर में आपको याद रखना है। लेकिन जो √4 होता है उसकी अगर हम लोग वैल्यू निकालें तो वो √2 आ जाती है। इसी तरीके से अगर आप लोग यहाँ पर √9 लो तो उसकी वैल्यू भी यहाँ पर 3 आ जाएगी, जो कि एक रेशनल नंबर है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। इसके बाद आता है हमारा पाई, क्यों इरेशनल नंबर में काउंट होता है, क्यों हम लोग उसको रेशनल नंबर में काउंट नहीं करता, क्योंकि पाई को तो हम लोग बहुत बार क्या लिखते हैं, 22/7 भी तो लिखते, तो ये P/Q के फॉर्म में भी है, और यहाँ पर P भी इंटीजर है, Q भी इंटीजर है, और Q नॉट इक्वल टू भी 0 है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद भी पाई को हम लोग क्यों नहीं कहते इरेशनल नंबर, सॉरी क्यों नहीं कहते हम लोग रेशनल नंबर, तो उसका एक रीज़न है जो आपको याद रखना है। पाई की जो ये वैल्यू है ना 22/7, ये इसकी एक्चुअल वैल्यू नहीं है, ये तो हम लोग कैलकुलेशन के लिए 22/7 अज्यूम करते हैं, लेकिन पाई की जो एक्चुअल वैल्यू होती है ना वो आपको यहाँ पर पाई इक्वल टू होती है 3.14, इस तरीके से आपकी 1592653, इस तरीके से पाई की जो वैल्यू आती है ना
वो कभी भी आफ्टर डेसिमल पॉइंट बहुत सारे डिजिट्स आते हैं, वो डिजिट्स कभी ख़त्म ही नहीं होते। जैसे कि हम लोगों ने स्लाइड 1 में पढ़ा था ना कि अगर डेसिमल के बाद डिजिट्स ख़त्म ना हो तो हम लोग उसको p/q के फॉर्म में कभी भी नहीं लिख पाएंगे और वो हमारे किस में कंसिडर होंगे, इरेशनल नंबर में कंसिडर होंगे। तो पाई की भी सेम यही कंडीशन है। पाई की जो वैल्यू होती है वो 3.141592 इस तरीके से आफ्टर डेसिमल पॉइंट डिजिट्स चलते जाते कभी भी ख़त्म नहीं होते। इसलिए पाई को भी हम लोग किस में कंसिडर करेंगे, इरेशनल नंबर में कंसिडर करेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये दोनों चीज़ें अच्छे से समझ आ गई होगी। तो इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम। ये चीज़ आप लोग ऑलरेडी लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ के आए हो, लेकिन फिर भी यहाँ पर आप लोगों को रिवाइज कराने के लिए मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक, सबसे पहले तो पाइथागोरस थ्योरम के लिए राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए। राइट एंगल ट्राइंगल पे ही पाइथागोरस एप्लीकेबल होता है, ठीक है। तो सबसे पहले मान लो कि ये ट्राइंगल है और इसकी साइड्स क्या है, ए, बी और सी, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम हमको क्या कहता है, अगर हम लोगों को इस साइड को फाइंड करना है, हाइपोटेनस साइड को फाइंड करना है, तो इस साइड को कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले इस साइड को क्या करना है, इस साइड का जो स्क्वायर होगा वो किसके इक्वल होता है, ए बी। इस साइड का जो स्क्वायर होगा वो इन दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। मतलब इन दोनों साइड को हम लोगों को सबसे पहले स्क्वायर करना है और अगर हम लोग ऐड कर देंगे स्क्वायर करके तो इस साइड का हम लोगों को क्या मिल जाएगा, स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये मेरा है यहाँ पर 4 सेंटीमीटर और ये मेरा है यहाँ पर, एक मिनट, और फॉर एग्जांपल ये मेरा यहाँ पर 3 सेंटीमीटर है और ये मेरा यहाँ पर 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। अगर अब हम लोगों को यहाँ पर 2 साइड्स गिवन हो और अगर हम लोगों को तीसरी साइड फाइंड करनी हो तो कैसे फाइंड करते हैं, आप लोगों को ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना है। इस साइड का हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो किसके इक्वल होता है, बाकी की 2 साइड के स्क्वायर के एडिशन के इक्वल होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों को अगर ऐसी साइड फाइंड करनी है तो सबसे पहले ए बी का स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी सी का स्क्वायर। तो सबसे पहले ए सी का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16, ठीक है, प्लस 3 का स्क्वायर क्या होता है, यहाँ पर 3 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 9। अब ए सी का स्क्वायर इक्वल टू 25। अब हम लोगों को क्या फाइंड करना था, ए सी फाइंड करना था, ए सी का स्क्वायर फाइंड नहीं करना था, ठीक है। तो ए सी की सिंपल वैल्यू कैसे फाइंड हो जाएगी, जब यहाँ पर इस साइड अगर स्क्वायर होता है तो इक्वल टू के उस साइड अगर हम लोग स्क्वायर को शिफ्ट करते हैं ना तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाता है और जो भी नंबर होता है वो अंडर रूट के अंदर आ जाता है। उसके बाद यहाँ पर ए सी बराबर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर 25 किसका स्क्वायर रूट होता है, यहाँ पर अगर आप 5 को स्क्वायर करोगे तो आपका 25 आएगा और 25 का अगर आप लोग स्क्वायर रूट निकालोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगी आपकी वैल्यू 5। तो यहाँ पर ए सी क्या हो गई हमारी 5, ठीक है। इस तरीके से आप लोग, अगर आप लोगों को 2 साइड्स गिवन हो तो आप लोग तीसरी साइड को आराम से फाइंड कर सकते हो राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके। तो आई होप आप लोगों को यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अच्छे से समझ आ गया होगा। सिंपली आप लोगों को ये एक फॉर्मूला याद रखना है और कुछ नहीं, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट स्लाइड और यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड पे मैंने कुछ ऐसे रेशनल नंबर लिखे जो आपको याद रखने, कुछ ऐसे इरेशनल नंबर लिखे मैंने यहाँ पर जो आपको याद रखने, ठीक है। ये आप लोगों को प्रूफ नहीं करना है कि ये क्यों है इरेशनल नंबर वगैरह, ठीक है। आपके एनसीईआरटी में ये सारे नंबर लिखे हुए हैं तो शायद आप लोगों को कभी एमसीक्यू में पूछा जा सकता है आपकी स्कूल के एग्जाम्स के अंदर। तो सिंपली आप लोग देख लेना एक बार, √5, √6, √7, √10, √11, √12, √13, √14, √15, √17, ये सारे किसके एग्जाम्पल है, इरेशनल नंबर के एग्जाम्पल है। ये आपको याद नहीं करने, खाली एक बार एक नज़र मार लेना, क्या पता आपको एमसीक्यू में पूछ ले तो आप लोगों को पता होना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है। इसके बाद हमारा जो टॉपिक आता है वो है रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं, तो इसको समझाने के लिए मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो कि स्कूल में कोई आपकी क्रश है, ठीक है, मान लो कि कोई आपकी क्रश है स्कूल में, तो वो क्या होगी, गर्ल होगी, ठीक है, और आप क्या हो यहाँ पर, बॉय हो, ठीक है। लेकिन क्लासरूम में गर्ल, जितने भी गर्ल्स में स्टूडेंट होते हैं और जितने भी बॉय में होते हैं, ठीक है, उन दोनों को मिलाकर अगर हम लोगों को किसी को कलेक्टिव बुलाना हो, मतलब अगर कॉमन नाम से बुलाना हो तो टीचर्स कॉमन नाम कौन सा यूज़ करते हैं यहाँ पर, स्टूडेंट। तो जैसे गर्ल्स और बॉयज़ दोनों ही किस में आते हैं, स्टूडेंट्स में, वैसे ही
अगर यहाँ पर हम लोगों को रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को मिलाकर कोई नाम देना हो तो उसको क्या कहेंगे हम लोग यहाँ पर रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स में क्या क्या आ जाएंगे, सारे के सारे जितने भी रेशनल नंबर होंगे और जितने भी इरेशनल नंबर होंगे वो दोनों ही आपके किस में काउंट होंगे, रियल नंबर में। ठीक है, कोई आपसे पूछे कि रियल नंबर्स क्या होते हैं तो कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर। मतलब जितने भी रेशनल नंबर और जितने भी इरेशनल नंबर होते हैं वो सारे के सारे ये दोनों ही किस में काउंट होते हैं, रियल नंबर्स में। ठीक है, आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि रियल नंबर रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के पापा है। ठीक है, और रियल नंबर के दो बेटे हैं, क्या क्या नाम है, एक का नाम है रेशनल नंबर और एक का नाम है यहाँ पर इरेशनल नंबर। इस तरीके से आप लोग इसको याद रख सकते हो। तो फाइनली आप लोग यहाँ पर ये चीज़ ही याद रखना कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों को मिलाकर हम लोग क्या कहेंगे, रियल नंबर। और ये एग्जांपल आपको आपकी क्रश वाला भी अच्छे से समझ आ गया होगा क्योंकि ये सब चीज़ें आपको ज़्यादा समझ आती है। तो गर्ल्स और बॉयज़ दोनों को मिलाकर हम लोग क्या कहते हैं, स्टूडेंट कहते हैं। वैसे ही रियल रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को मिलाकर हम लोग क्या कहेंगे, रियल नंबर। तो आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। इसके बाद आता है हमारा इरेशनल नंबर को हम लोग कैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी आप लोगों को मैं √3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करके बताने वाला हूँ। तो इसके लिए हम लोगों को चलना पड़ेगा नोटबुक पर, क्योंकि यहाँ पर इस स्क्रीन पर रिप्रेजेंट करना आप लोगों को सही से समझ नहीं आएगा। तो चलिए चलते हैं नोटबुक पर। √3 को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये सीखने के लिए सबसे पहले आप लोगों को √2 को कैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते वो सीखना है। तो सबसे पहले उसके लिए आप लोगों को स्केल का यूज़ कर एक स्ट्रेट लाइन बना देनी है। ठीक है, उसके बाद आपके यहाँ पर स्केल में दो टाइप के मेज़रमेंट होते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, सबसे पहले तो आप लोगों को यहाँ पर सेंटीमीटर वाले मेज़रमेंट दिखाई दे रहे होंगे और यहाँ पर अगर आप लोग इस साइड देखोगे तो यहाँ पर आप लोगों को इंचेस वाले मेज़रमेंट दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पर ये जो इंच वाले मेज़रमेंट है ना, इसका यूज़ करना है। इसका यूज़ करके सिंपली आप लोगों को यहाँ पर इक्वल डिस्टेंस पे क्या करना है, पॉइंट्स को मार्क कर लेना है। तो यहाँ पर मैं 1 इंच बराबर 1 पॉइंट मार्क कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों को पेंसिल का यूज़ करना है। मैं यहाँ पर आप लोगों को वीडियो में अच्छे से दिखाई दे इसलिए मैं यहाँ पर पेन का यूज़ कर रहा हूँ कुछ जगह पर। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर पॉइंट्स मार्क करके फिर यहाँ पर आप लोगों को सिंपली इस तरीके से यहाँ पर आप लोगों को 0 1 2 3 4 इस तरीके से आप लोगों को पॉइंट्स को मार्क करके नंबरिंग कर देना है। इसके बाद अब आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले तो आप लोगों को यहाँ पर इस प्रोटेक्टर का यूज़ करके 1 पर इसको रखकर एक 90 डिग्री का जो पॉइंट होता है, देखो यहाँ पर ये 90 डिग्री दिख रहा है, ये पॉइंट होता है, उस पर आप लोगों को मार्क कर लेना है छोटा सा। इस तरीके से यहाँ पर ये पॉइंट आप क्या करोगे, मार्क कर लोगे। उसके बाद सिंपली आप लोगों को यहाँ पर स्केल का यूज़ करके ऐसी एक लाइन ड्रॉ करनी है जो इन दोनों पॉइंट से मार्क हो। ठीक है, मतलब इन दोनों पॉइंट से पास हो। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। सिंपली आप लोग प्रोटेक्टर का यूज़ नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, स्ट्रेट लाइन खींच लोगे तो भी आप लोगों का 90 डिग्री बन जाएगा। पर ये तो मैंने परफेक्शन के लिए इस प्रोटेक्टर का यूज़ किया था। इसके बाद अब आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर जो हमने 1 यूनिट यूज़ किया था ना, उतना का उतना सेम डिस्टेंस आप लोगों को यहाँ से देखो 1 इंच यहाँ पर हमने जो यूज़ किया था वही सेम डिस्टेंस लेकर आप लोगों को इस परपेंडिकुलर जो हमने ड्रॉ किया ना उस पर एक पॉइंट को क्या करना है, मार्क करना है यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद अब आप लोगों को क्या करना है, सिंपली ये वाले पॉइंट को और ये वाले पॉइंट को आप लोग क्या कर दोगे, यहाँ पर आप लोगों को एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। और अब आप लोग दे दो इन पॉइंट्स को नाम। तो सबसे पहले अगर मैं इसको नाम दूँ A, इसको नाम दूँ मैं यहाँ पर B और इसको नाम दूँ अगर C, तो ये हमारा बन गया ट्राइंगल ABC। ये हमारा कितने लेंथ का है, 1 यूनिट। ठीक है, ये हमारे कितने लेंथ का है, 1 यूनिट। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर भी हम लोगों ने 1 यूनिट यूज़ किया, यहाँ पर भी 1 यूनिट यूज़ किया, तो यहाँ पर हम लोगों ने 1 यूनिट क्यों यूज़ किया। तो इसका भी प्रूफ हम लोग यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम में देखने वाले। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को प्रूफ करके भी बताऊंगा कि क्यों हम लोगों को यहाँ पर √2 ड्रॉ करने के लिए 1 यूनिट का ही यूज़ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अब आप लोगों को क्या करना है, इसके बाद अब आप लोगों को इस राउंडर का यूज़ करना है और यहाँ पर आप लोगों को एक पॉइंट A पर रखना है एक, और दूसरे को यहाँ पर रख के सिंपली अब आप लोगों को एक इस तरीके से यहाँ पर देखो
इस तरीके से यहाँ पर आप लोगों को एक आर्क को ड्रॉ कर लेना है जो यहाँ पर इस नंबर लाइन पर इंटरसेक्ट करे। तो ये जो हमारा पॉइंट होगा, फॉर एग्जांपल ये हमारा पॉइंट है डी, तो यहाँ पर ओ डी किसको रिप्रेजेंट करेगा, ओ डी जो लेंथ होगी हमारी यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसका मतलब है ये कितना होगा हमारा √2। और आपको पता हो अगर तो √2 की वैल्यू क्या आती है 1.4142, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो 1 और 2 के बीच में ही आ रहा है, मतलब ये हमारा एग्जैक्ट सही है। तो ये हमारा क्या हो गया √2, ठीक है। 1 यूनिट यहाँ पर लिया, 1 यूनिट यहाँ पर लिया, तो ये वाली साइड क्या आएगी आपकी √2। अभी हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से भी देख लेंगे, लेकिन उससे पहले अब आप लोगों को √3 को कैसे ड्रॉ करना है वो सीखना है। तो सिंपली अब आप लोगों को फिर से प्रोटेक्टर का यूज़ करना है और इस प्रोटेक्टर का यूज़ करके इसको आप लोग इस तरीके से यहाँ पर देखो 0 से आप लोग यहाँ पर मैच करके सेंटर से सी पॉइंट को मैच करके क्या करोगे, सिंपली फिर से एक 90 डिग्री पॉइंट पर यहाँ पर मार्क कर देना, ठीक है, इस तरीके से। अब आप लोगों को यहाँ पर एक फिर से ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जो यहाँ से और यहाँ से अच्छे से पास हो, ठीक है। तो ये मेरी एक लाइन हो गई 90 डिग्री की, तो ये मेरा क्या एंगल बन गया 90 डिग्री, ठीक है। इसके बाद अब आप लोगों को फिर से जैसे हम लोगों ने यहाँ पर 1 यूनिट मेज़र किया था ना, ये इतने डिस्टेंस का, यहाँ पर भी 1 यूनिट मेज़र किया, तो यहाँ पर भी आप लोगों को 1 इंच का यूज़ कर देखो सेम डिस्टेंस पे आप लोगों को पॉइंट मार्क करना है, ठीक है। इसके बाद फॉर एग्जांपल अगर ये पॉइंट है E, तो अब आप लोगों को क्या करना है, A और E दोनों पॉइंट को क्या कर देना है, जोड़ देना है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हमारा √2 था डिस्टेंस और ये हमारा कितना यूज़ किया हमने 1, तो ये हमारा क्या आएगा √3। ऐसा क्यों, ठीक है, वो भी अभी हम लोग समझ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप लोगों को, लेकिन उससे पहले √3 यहाँ पर तो हमें पता चला कि इतना होगा, लेकिन नंबर लाइन पर कितना होगा ये देखने के लिए फिर से आप लोगों को राउंडर का यूज़ करना है और सिंपली आप लोगों को यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पर A पर रखकर और यहाँ पर E पर रखकर आपको क्या करना है, सिंपली इस तरीके से, एक मिनट, इस तरीके से आप लोगों को क्या करना है, एक आर्क को ड्रॉ कर देना है, ठीक है। अच्छे से आप लोग पेंसिल का यूज़ करके ड्रॉ करना, तो आप लोगों को कुछ मिस्टेक हो तो फिर आप लोग सुधार सको। तो ये वाला जो पॉइंट होगा, अब फॉर एग्जांपल ये मेरा F है, तो यहाँ पर AF क्या होगा √3। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हो √2 कहाँ पर आता है नंबर लाइन पर, यहाँ पर, और √3 कहाँ पर आता है, यहाँ पर। मतलब √2 और √3 दोनों की ही वैल्यू किसके बीच में आएगी, यहाँ पर 1 और 2 के बीच में। अगर √4 की वैल्यू यहाँ पर आती है, जिसका क्या मतलब होता है 2, जिसकी वैल्यू होती है 2, ठीक है। तो इसके अंदर ही आएगी √2 और √3। तो सबसे पहले अगर हम लोग इस ट्राइंगल को देखें, ट्राइंगल O और BC, ठीक है, सॉरी ABC, तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर ट्राइंगल लूँ, ट्राइंगल ABC, ठीक है, अगर ट्राइंगल ABC को मैं यहाँ पर लूँ, तो सबसे पहले हम लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम में क्या पढ़ा था, AC का जो स्क्वायर होगा वो किसके इक्वल होगा, AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर AC हम लोगों को अगर फाइंड करना है और अगर हम लोगों ने यहाँ पर 1 यूनिट यूज़ किया है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो 1 प्लस 1, तो यहाँ पर क्या आ गया 2। AC का स्क्वायर क्या आया यहाँ पर 2। जब भी यहाँ पर अगर कोई चीज़ स्क्वायर में हो तो इस साइड जाएगी तो वो किस में चली जाएगी, अंडर रूट में, तो ये √2। तो यहाँ से हमको देख सकते हो AC बराबर क्या मिला 2। इसलिए अब आप लोग यहाँ पर देखो, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर इस साइड को भी 1 लिया था और इस साइड को भी हम लोगों ने यहाँ पर 1 लिया था, ताकि ये वाली साइड हमको क्या मिले √2। समझ आया आप लोगों को, ये यहाँ पर हमने 1 यूनिट क्यों यूज़ किया था और यहाँ पर भी क्यों 1 यूनिट यूज़ किया था। इसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर ट्राइंगल, इस वाले ट्राइंगल को देखें, ट्राइंगल ACE, इस वाले ट्राइंगल को अगर हम लोग देखिए, ट्राइंगल ACE, तो यहाँ पर ये वाली जो हाइपोटेनस साइड है इसका क्या होगा, AE का स्क्वायर किसके बराबर होगा, CE के स्क्वायर प्लस AC के स्क्वायर के, ठीक है। तो यहाँ पर CE की वैल्यू कितनी है, √2 का स्क्वायर प्लस AC की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, सॉरी AC की वैल्यू √2 है और ये CE की वैल्यू है 1, ठीक है। ये आप
आगे पीछे भी लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद √2 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो वैल्यू आएगी 2 और यहाँ पर वैल्यू आएगी 1। तो ये क्या आ गई वैल्यू मेरी 3, बट ये वैल्यू अभी किसकी आई, AE स्क्वायर की। अगर मैं यहाँ पर AE फाइंड करना चाहूँ तो ये क्या आ जाएगी √3। तो इसलिए अगर एक साइड राइट एंगल ट्राइंगल की √2 होगी और एक साइड 1 होगी तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा √3 मिल जाएगा। तो आई होप आप लोगों को यहाँ पर वीडियो अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना। तो चलिए इस वीडियो को यहाँ पर ख़त्म करते हैं।